नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चलिए देखते हैं आज भारतीय बाजारों की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है और ग्लोबल संकेत क्या बता रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आई हैं गर्मा गर्म खबरें। सबसे पहले तो एफओएमसी मिनट्स को समझिए। देखिए, पहले तो टेपरिंग, बॉन्ड रन ऑफ, बैलेंस शीट रिडक्शन। अगर आप ये शब्द भारी भारी सुन रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है कि यूएस फेड जो है वो बॉन्ड खरीद कम करेगा, घटाएगा। और जो क्वांटम है, हर महीने जो कैप लगाया गया है वो है 9,500 करोड़ यूएस डॉलर्स का, जिसका ब्रेकअप है 6,500 करोड़ यूएस डॉलर्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स कम खरीदेगा यूएस फेड, और 3,500 करोड़ रुपए के मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज जो है वो हर महीने कम खरीदेगा यूएस फेड। तो बॉन्ड खरीद कम होगी, यानी कि अब यील्ड्स में एकदम से इजाफा है, ब्याज दरें एकदम से तेजी से बढ़ेंगी और वो 2.5%, 2.6% पे तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंच ही चुकी है। 3 महीने तक ये 9,500 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीद की कैपिंग जो है वो कम करने की कैपिंग जो है वो बरकरार रहेगी। हो सकता है उससे ज्यादा भी समय तक रहे, लेकिन हाँ, अब बॉन्ड खरीद धीरे धीरे कम करता चला जा रहा है। इनफैक्ट एग्रेसिव तरीके से कम करता चला जा रहा है यूएस फेड, और इससे अब ब्याज दरों के बढ़ने का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ज्यादातर फेड ऑफिशियल्स इसके पक्ष में भी थे कि एक बार या उससे ज्यादा 50 बेसिस पॉइंट्स की हाइक कर देनी चाहिए यूएस इकोनॉमी में ब्याज दरों को लेकर, और ये पिछली बैठक में ही हो जानी चाहिए थी। अगर वॉर ना होती, युद्ध ना होता, तो 50 बेसिस पॉइंट्स तो पिछले बैठक में ही फेड हो सकता था कि अनाउंसमेंट कर देता। तो हम तो ये भी लगाकर चल रहे हैं एस्टिमेट कि 2.1 2.2% ब्याज दरें इस बार यूएस इकोनॉमी में बढ़ती हुई नजर आएंगी इस साल। अब देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहता है, लेकिन बाजार को ये अच्छा लगा नहीं और ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली आ गई। अमेरिकन मार्केट्स कल लाल चांद बंद हुए। सबसे ज्यादा फिसला है नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। फुट्सी कैक और डैक्स में क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और ब्रेंट, WTI, कच्चा तेल, ये कल के सत्र में जो गोता लगा गया, 5-5.5% की गिरावट हमने कच्चे तेल में आती देखी। आज 1.5% जरूर उछला है, लेकिन ब्रेंट जो है वो 102 पे कर रहा है कामकाज, और WTI लगभग 97-98 के बैंड पे कर रहा है कामकाज। तो कच्चे तेल का गिरना हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन आज एशियन मार्केट्स का मूड माहौल उतना ठीक है नहीं। आप कोई भी मार्केट देख लीजिए, सभी लाल ही लाल दिखाई देंगे, और आज एक और गैप डाउन ओपनिंग से हमको निपटना होगा। ये विदेशी संकेतों की तरफ से हमको आज एक तोहफा मिला है, और ऊपरी स्तरों पे आज मुनाफा वसूली के फिर से क्लियर कट चांसेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 2% नीचे है। इसके अलावा कॉस्पी, ताइवान, शंघाई में माइल्ड गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईएस फिर से सरदर्द बने हुए हैं और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कर गए हैं। 2,280 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है पिछले सत्र में। डीआईएस की 623 करोड़ रुपए की खरीदारी थी, लेकिन उतनी एग्रेसिव नहीं थी। अब आज निफ्टी पे क्या होगा, देखिए, गैप डाउन से तो निपटना पड़ेगा, नो डाउट। और लगातार तीसरा एसेट ट्रेडिंग सेशन होगा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग के क्लियर कट संकेत इंडियन मार्केट्स में आ रहे हैं। कल जो क्लोजिंग हुई थी 17,807 की, बहुत इंपॉर्टेंट स्तर था। हम यही बता रहे थे 17,700 17,800 का एक बैंड है जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और आज फिर से जब गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो 17,700 17,800 के बैंड को ही टेस्ट करने के लिए निफ्टी नीचे आया। अब देखते हैं इन लेवल से फिर से खरीदारी आती है कि नहीं। आप लास्ट सपोर्ट समझ लीजिएगा 17,650 मार्केट का ऐसे में बनता हुआ नजर आएगा। ऊपरी स्तर पर कल क्या हुआ, कल जिस तरीके की पोजीशंस बनी, क्लियर कट इंडिकेशन थी कि आज कुछ ना कुछ नेगेटिव शुरुआती सत्र में जरूर बनेगा, क्योंकि 17,900, 18,000, 18,100 इन स्ट्राइक्स का ही अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो भारी बिकवाली कल कॉल राइटर्स करते हुए नजर आए थे। और कुल मिलाकर 17,900, 18,000, 18,100 इन तीनों स्ट्राइक्स में कुल मिला लें शेयर्स की संख्या जो कल ऐड हो गई वो लगभग 1 करोड़ की थी नेट नेट टोटल। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की तरफ इशारा दे रहा था। तो हायर कैप हो गया, लेवल थोड़ा ऊपर 18,100, 18,200 को निकालने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी, कुछ चुनौती से निपटना होगा। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आ गया तब तो ठीक, और ट्रिगर हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी में आ जाए, लेकिन वहां पर भी कुछ बहुत बड़ी उम्मीद इस बार आरबीआई से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन से लड़ना है, ग्रोथ को मेंटेन करना है। और बैंक निफ्टी दबाव में है। 2 ट्रेडिंग सेशन में 1,000 पॉइंट्स ऑलरेडी साफ हो चुका है। तो इतने अच्छे संकेतों के बीच में शुरुआत हो नहीं रही है। ग्लोबल संकेत आज कमजोर हैं, आज का सेटअप समझ लीजिए, ग्लोबल संकेत कमजोर हैं। एफआईएस नेगेटिव, डीआईएस माइल्डली पॉजिटिव हैं। एफएनओ में अनवाइंडिंग फिर से होती नजर आई, और जैसे मैंने समझाया कि कॉल राइटिंग तगड़ी देखने को मिली है। अब देखते हैं आज 17,650, 17,700 के लेवल्स को हम किस तरीके से टेस्ट करके इसके ऊपर हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। सेंटिमेंट कॉशियस हो गया है, ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है जब तक 17,650 का लेवल कंप्लीटली क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेट नहीं कर देते। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें बहुत आई हैं, उसमें पहले पायदान पे है जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि इन्वेस्को जो कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 18% की हिस्सेदारी रखता है जी एंटरटेनमेंट में, उसने 7.8% हिस्सा बेचने के लिए एक ब्लॉक खोलेगा आज। और ये जो ब्लॉक डील होगी इसका साइज बताया जा रहा है लगभग 2200 करोड़ रुपए, यानी कि 2,171 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील होगी। 270 से 290 का बैंड रखा गया है जिसमें ब्लॉक्स होंगे, और ये अगर 270 यानी कि लोअर एंड पे अगर ये बैंड कैलकुलेशन करें तो लगभग 7% डिस्काउंट पे पिछली क्लोजिंग थी 290 की।
और देखते हैं कि आज इस ब्लॉक डील का क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन स्टॉक शुरुआती सत्र में रहेगा थोड़ा दबाव। इसके अलावा आईडीएफसी के ऊपर एक बड़ी खबर है कि ये जो अपना एसेट मैनेजमेंट कारोबार है उसको बेच रहे हैं। आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी इस कारोबार को बेचेंगे कंप्लीटली। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स जीआईसी क्रिस कैपिटल के कंसोर्शियम को ये हिस्सा बेचा जाएगा। ये जो एएमसी कारोबार है ये बेचा जाएगा, और जो इसकी डील साइज है वो है 4,500 करोड़ रुपए में ये डील होगी। रेगुलेटरी मंजूरी अप्रूवल्स लेने भी जरूरी हैं, लेकिन आईडीएफसी एएमसी बता दूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आईडीएफसी एएमसी लगभग 9वें पायदान पे है। और इसका जो एसेट्स हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए के एसेट संभालता है आईडीएफसी एएमसी म्यूचुअल फंड, और 10 लाख से ज्यादा फोलियोज, इन्वेस्टर फोलियोज हैं इसके पास। तो एक बहुत बड़ी आज अनाउंसमेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए हुई है। डिफेंस सेक्टर फोकस में रहने वाला है, क्योंकि आज डिफेंस मिनिस्ट्री एक लिस्ट जारी करने जा रही है, और ये लिस्ट वो इक्विपमेंट्स बताएगी जो डिफेंस इंडस्ट्री प्रोक्योर करने जा रही है घरेलू मैन्युफैक्चरर से। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, ये पता लग जाएगा कि कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं उन पे फोकस ज्यादा है डिफेंस मिनिस्ट्री का। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि इक्विपमेंट्स का पता चल जाए तो ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करती है। घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है सरकार, और 5 साल में लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जो हैं घरेलू इंडस्ट्री को मिल सकते हैं। तो आज जब ये लिस्ट जारी होगी, ये जो इक्विपमेंट्स खरीद की जो लिस्ट जारी होगी, वो बहुत मायने रखेगी। डिफेंस सेक्टर पे फोकस करें। आईजीएल सीएनजी के दाम बढ़ा दिए दिल्ली पे, इस बार 2.5 रुपीज प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और ये एक हफ्ते में लगभग 9 रुपए 10 पैसे प्रति किलो सीएनजी के दाम दिल्ली में बढ़ चुके हैं। तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी फोकस में रहने वाली है? जी नहीं, आज तेल की कीमतें, ऑयल और पेट्रोल की कीमतें आज नहीं बढ़ी हैं, तो ये एक रिलीफ है। इसके अलावा टाइटन, इनके Q4 जो नंबर्स अपडेट हुए हैं उसमें इनकी कुल आय जो है टाइटन की वो 3% घटी है। सालाना आधार पर 105 नए स्टोर्स खोले हैं, लेकिन सेगमेंट जो ब्रेकअप आया है उसमें Q4 में ज्वेलरी सेगमेंट से जो आय है वो 4% घटी है। Q4 में घड़ियों के जो सेगमेंट से आय लगभग 12% बढ़ी है, और जो चश्मे आईवियर जो होता है उस सेगमेंट से आय जो है वो 5% बढ़ी है। लेकिन जो मैं ब्रोकिंग हाउसेस से रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें टाइटन पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 2,700 का। हालांकि सीएलएस से अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखे हुए लक्ष्य दे रहे हैं 2,540 रुपए का, 2,540 रुपए का। मैक्रोटेक डेवलपर्स, अच्छी खबर है, इन्होंने जो सेल्स बुकिंग जो रिपोर्ट की है Q4 की वो तगड़ी है। प्री सेल्स बुकिंग बोल रहे हैं, एक तो FY22 की लगभग 9,024 करोड़ रुपए पहुंची है, जो कि 51% का जंप है सालाना आधार पर FY22 की प्री सेल्स बुकिंग में। और उसमें भी Q4 की जो प्री सेल्स बुकिंग है वो तगड़ी है, 37% का उछाल देखने को मिला है, 3,456 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। और ये बोल रहे हैं जो लंदन में इनकी बुकिंग्स हुई है प्री सेल्स बुकिंग, वो तो और भी तगड़ी है, बहुत बढ़िया वहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और ऊपर से घरेलू अगर प्रीसेस बुकिंग देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टैंप ड्यूटी वेवर किया था उसका बहुत सहारा मिला। तो अच्छे नंबर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स ने दिखा दिए इस बार Q4 के और FY22 के। और जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है मैक्रोटेक पे, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है 1,475 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1,475 का टारगेट दे रहे हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। गोदरेज कंज्यूमर, इन्होंने भी अपने Q4 कुछ अपडेट्स दिए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि Q4 पे मार्जिन पे दबाव आ सकता है, लेकिन FY23 में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये नियर टर्म प्रेशर है जो कि कमोडिटी मार्केट से आए हैं। कमोडिटी, आपको पता होगा कि एग्री कमोडिटीज और बाकी जो कमोडिटीज हैं उसमें एकदम से इजाफा देखने को मिला है, प्राइसेस में इन्फ्लेशन है, तो उसका असर नेट मार्जिन पे पड़ेगा Q4 में। इंडोनेशिया कारोबार उतना अच्छा कर नहीं रहा, रेस्ट ऑफ द कारोबार इनका बहुत अच्छा कर रहा है। कह रहे हैं पर्सनल केयर सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, होम केयर सेगमेंट उतना परफॉर्म नहीं कर रहा गोदरेज कंज्यूमर का। पर FY23 में ये विश्वास है कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है। Q4 में मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, अभी जो पिछला Q4 निकला है। HDFC बैंक, एक तो रिटेल एफडी के इन्होंने रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है, बढ़ोतरी मामूली ही हुई है, लेकिन हाँ इनकी एफडी की जो ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। और दूसरा ये कि 50,000 करोड़ रुपए इस साल जुटाने के लिए इनकी एक बोर्ड बैठक होगी 16 अप्रैल को, वो बहुत मायने रखेगी। और 50,000 करोड़ रुपीज HDFC बैंक जुटाने के लिए अब बोर्ड बैठक में हो सकता है कि मंजूरी मिले। मदरसन सुमी, CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी हिस्सा इन्होंने खरीदा है, 55% हिस्सा खरीदा है। एरोस्पेस बिजनेस को और मजबूत करना चाहती है कंपनी, इसलिए CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में ये 55% हिस्सेदारी खरीदी गई है। मारुति सुजुकी ये बोल रही है कि इन्होंने इको मॉडल जो है, जो गाड़ियां 19 जुलाई से 5 अक्टूबर 2021 में बनी थी, उसके रिम व्हील रिम साइज में कुछ गड़बड़ी हुई है, इस कारणवश 19,731 यूनिट्स जो हैं ये रिकॉल कर रहे हैं।
इको मॉडल के, तो मारुति पे नजर रखनी होगी। और एशियन ग्रेनिटो पिछली क्लोजिंग थी 118 की, लेकिन ये राइट्स इशू ले आए हैं, 7 करोड़ शेयर्स राइट्स में जारी होंगे और एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 37:30, यानी कि 30 शेयर्स के बदले 37 शेयर्स पे आपका हक है कि आप 37 शेयर्स ले सकते हैं। जिनके पास भी ये शेयर्स हैं एशियन ग्रेनिटो, उन शेयर होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 441 करोड़ रुपए का ये राइट्स इशू है और राइट्स इशू का जो प्राइस रखा गया वो है 63 रुपए प्रति शेयर। तो 30 शेयर जिनके पास हैं उनका हक है कि वो 37 शेयर राइट्स में ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। सर्किट फिल्टर में बदलाव हुआ है और ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये आपके सामने पेश करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली बता दूं कुछ जो 10% से बढ़कर 20% के सर्किट फिल्टर्स अब जिन कंपनियों के हैं उसमें टाटा मोटर्स डीवीआर है, अदानी ग्रीन, जोमैटो, जीई पावर, एचएसआईएल अब 20% का अपर फ्रीज इनके लिए कैप हो गया, पहले 10% का था। तनला प्लेटफॉर्म्स, नजारा, हैप्पीएस्ट माइंड, सोलारा एक्टिव जैसे कंपनियों पे सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए 10% से 20% और 5% से भी 20% कुछ कंपनियों के हुए हैं, जिसमें मेक मनी ऑर्गेनिक, सीजी पावर, मॉन्टी कार्लो, अजमेरा, स्टील स्ट्रिप्स जैसी कंपनियां शामिल है और सूची और भी बहुत लंबी है, आपको बीएसई की वेबसाइट से मिलेगी। ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट में पहले तो पायदान पे बंधन बैंक ही है, क्योंकि पेरेंट कंपनी के हाथ लग जाएगा आईडीएफसी एएमसी का कारोबार, उसके कंसोर्शियम, पेरेंट कंपनी के कंसोर्शियम को मिलेगा, तो ऑब्वियसली एक बंधन बैंक पे रिपोर्ट बनती थी। तो जेफरीज बोल रहा है कि बाय रेटिंग बरकरार है और लक्ष्य दे रहे हैं वो 380 का। पेटीएम पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, क्योंकि पेटीएम की मैनेजमेंट ने कल बोल दिया कि वो 6 महीने में एबिटा ब्रेक इवन ले आएंगे, यानी कि अगले 6 महीने में हो सकता है कि एबिटा नेट पॉजिटिव हो जाए या फिर ब्रेक इवन हो जाए। तो उसके चलते एक रिपोर्ट आ गई मॉर्गन स्टैनली की पेटीएम पे और उन्होंने बोला है कि इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य दे रहे हैं 935 का, लेकिन शेयर वहां से बहुत है नीचे अभी, थोड़ा संभल कर। इसके अलावा टाटा मोटर्स, 2 रिपोर्ट्स हैं बहुत मिली जुली हैं, क्योंकि सीएलएस से बोल रहा है कि सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है टाटा मोटर्स पे, लक्ष्य 392, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है और उसने लक्ष्य दिया है 561। किस पे विश्वास करें अभी तक नहीं समझ में आया। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज एमएनएम पे एक रिपोर्ट इनकी है और उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, ये रिपोर्ट अच्छी है। 1050 के लक्ष्य के लिए बोल रहे हैं कि एमएनएम पे उनकी बाय रेटिंग बरकरार है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत वैल्यूएशन गैप है इसका इंडस्ट्री पीएस के मुकाबले, परफॉर्मेंस बेहतर है, तो वैल्यूएशन में सुधार देखने को मिल सकता है। तो एमएनएम पे रखें नजर, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की पॉजिटिव रिपोर्ट। और अशोक लेलैंड पे एक जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो बोल रहे हैं ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी हुई, लक्ष्य दे रहे हैं 145 का। वो कह रहे हैं मार्केट शेयर में बढ़ोतरी, कमर्शियल व्हीकल सेल्स इनकी अच्छी बढ़ी है। FY 22-24 एबिटा अनुमान जो है 7 से 13% का बढ़ा दिया उन्होंने, अशोक लेलैंड पॉजिटिव। मॉर्गन स्टैनली रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है बुलिश, टॉप पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है 2926 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। स्टॉक मार्केट की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।